हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 5 से ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी। ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क। तो देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ऑडिट रिस्क क्या होता है और मटेरियलिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ऑडिट रिस्क मतलब क्या? तो ऐसा रिस्क जब ऑडिटर ना अपना एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है। मतलब ऑडिटर ने पूरा ऑडिट कर लिया, ऑडिट करने के बाद उसने जो ओपिनियन दिया वो सही नहीं निकला। मतलब कि कुछ गलतियां थी पर उसने वो गलतियां उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसने गलत ओपिनियन दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को रिस्क फेस करना पड़ता है और इसी रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया ना? बहुत इजी था। सिंपल वर्ड्स में हम लोग देखते हैं कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। तो ऑडिट रिस्क मतलब होता है कि ऐसे चांसेस जब एरर्स और फ्रॉड्स अनडिटेक्टेड रह जाए ड्यूरिंग एन ऑडिट। ऑडिट करते वक्त एक ऑडिटर एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया एंड ऑडिटर ने ये बोला, उसका ओपिनियन दिया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो ट्रू एंड फेयर है, जबकि ऐसे नहीं है, गलतियां है पर ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क बोलते हैं। क्लियर? एंड देयरफॉर सम लेवल ऑफ रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। हमेशा कुछ ना कुछ तरह का रिस्क एक ऑडिटर को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एरर्स या ओमिशंस डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि छोटी मोटी गलतियां डिटेक्ट नहीं हो पाती, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। डिपेंड करता है कि रिस्क कितना बड़ा है, कितनी बड़ी गलती हुई है एक ऑडिटर से। एंड द ऑडिटर गोल, हर ऑडिटर का एक ही गोल होता है कि वो ऑडिट रिस्क को क्या करे? रिड्यूस करे, कम से कम करे टू एन एक्सेप्टेबली लेवल। मतलब छोटा मोटा अगर चीज अनडिटेक्ट रह गई जिससे कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे बिजनेस पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाहे उतना, देखो, रिस्क तो होता ही है कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर सारे स्टेटमेंट लेके बैठेगा सब कुछ। वो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब छोटे मोटे गलतियां जो ऑडिटर करता है वो चल जाता है, एक्सेप्टेबल होता है लोअर लेवल तक। ठीक है, बट कब वो ऑडिट रिस्क को कम कर पाएगा? जब वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा, जब वो एविडेंस को ढंग से कलेक्ट करेगा और प्रोफेशनल जजमेंट रखेगा ना, तब ऑडिटर जो है वो अपने ऑडिट रिस्क को कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। तो याद रखना, टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं ऑडिट रिस्क के। सबसे पहला होता है इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो कोई भी ऐसा रिस्क जो मटेरियली मिसस्टेटमेंट है, मतलब कि ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन, बिजनेस ही ऐसा है या ट्रांजैक्शन ही ऐसा हुआ है कि जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा ही होगा। बिफोर कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल करने से पहले ही कोई तरह का रिस्क देखने को मिले तो उसको अपने इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिस्क इन एस्टिमेटिंग डेप्रिशिएशन, मतलब कि डेप्रिशिएशन को एस्टिमेट करने में गलती हो गई। ठीक है, तो वो एक रिस्क को हम लोग इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। या तो फिर गुडविल की वैल्यूएशन में दिक्कत हो गई तो वो एक इनहेरेंट रिस्क हुआ। और गुडविल की वैल्यूएशन में दिक्कत कब होगी? जब बिजनेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब जो भी बैड डेब्ट्स के लिए बैड डेब्ट रिजर्व बनाया हुआ है उसको कैलकुलेट करने में गड़बड़ हो गई, तो इसको बोलते हैं अपने इनहेरेंट रिस्क, जो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस ही ऐसा है जो जिसकी वजह से एक ऑडिटर को रिस्क फेस करना पड़ता है। क्लियर? देन है नंबर 2, कंट्रोल रिस्क, जिसको सीआर कहते हैं। ये आईआर, सीआर और डीआर। ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है? तो ये एक ऐसा रिस्क होता है जब इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाता है। मतलब इंटरनल कंट्रोल तो आपको पता ही होगा, इसके पहले वाले काफी टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि जब एक काम कोई पर्सन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका काम कोई और चेक कर ले। ठीक है, मतलब कि पूरी प्रोसेस के अंदर एक का काम दूसरा चेक करता जाए, उसका काम कोई और चेक करता जाए, वो एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए और वो डिटेक्ट ना कर पाए या कोई भी तरह का रिस्क को, मतलब कोई भी एरर्स को या ओमिशंस को प्रिवेंट या डिटेक्ट ना कर पाए, तो ऐसे रिस्क को हम लोग कंट्रोल रिस्क कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, वीक सुपरविजन हो गया,
लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गया। इसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो काम कर रहा है उसका दूसरा पर्सन अपने आप चेक कर लेना, उसको ही अपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। और उसकी कमी होना, ठीक है, जिससे कंट्रोल रिस्क देखने को मिलता है। या तो फिर जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो बहुत पुअर है, ढंग से रिकॉर्ड कीपिंग नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे सारे रिस्क को अपने कंट्रोल रिस्क कहते हैं। और लास्ट है नंबर 3, डिटेक्शन रिस्क। ये जो रिस्क होता है ना वो ऑडिटर की खुद की प्रोसीजर होती है। ये दो में ऑडिटर बच सकता है, बट इसमें अंदर ऑडिटर नहीं बच सकता, क्योंकि ऑडिटर की खुद की प्रोसीजर ही फेल हो गई है। ठीक है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, जो मिस स्टेटमेंट था, मटेरियल जो एग्जिस्ट करता था वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट सैंपलिंग। अब उसने ऑडिट सैंपलिंग में ही गड़बड़ मार दी, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर बहुत सी बार ना सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग मतलब कि सारे ट्रांजेक्शन नहीं देखता, वो रैंडमली कोई भी ट्रांजेक्शन देख लेता है और ये मान लेता है कि वो बाकी के जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो सकती है। रिलाइंग टू मच ऑन मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन पे वो बहुत ज्यादा निर्भर कर गया और उसके बेसिस पे उसने ऑडिट किया। तो जिसकी बेसिस पे सीधी सी बात है, मैनेजमेंट जो बोलेगा वो सच नहीं मानना होता, उसको अपना दिमाग लगा के भी चेक करना होता है कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है। तो ऐसे ही रिस्क को अपने क्या बोलता है, डिटेक्शन रिस्क बोलता है। क्लियर हो गया? तो 3 तरह के रिस्क है, आप लोग एग्जाम में लिखना बहुत ईजी है। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, आप बना के भी लिख सकते हो, बट हेड पॉइंट आपको याद होने चाहिए। देन आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसिंग ऑडिट रिस्क। अब देखो यहाँ पे मैंने हेड पॉइंट्स ही दिए, आप लोग अंदर खुद बना के भी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट रिस्क को असेस करने के, कम करने के? तो पहला, टू आइडेंटिफाई एरियाज विथ हाई चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। पहले ये पता लगाओ कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा मिस स्टेटमेंट हो सकती है, जहां सबसे ज्यादा गलतियां हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, वैसे एरिया को पहले आइडेंटिफाई करो। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली, मतलब कि प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए जिसकी वजह से कम गलतियां हो और जो भी गलती मैनेजमेंट या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो तुरंत पकड़ में आ जाए। तो ऑडिट प्रोसीजर जो है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देन नंबर 3 है टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। मतलब कि जो रिस्क है उसको रिड्यूस करो लो लेवल, मतलब इतना कर लो कि भाई उसको एक्सेप्ट किया जाए। मान लो छोटी मोटी गड़बड़ निकली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैनेजमेंट को या ऑडिटर को या किसी को भी, ठीक है ना, कोई स्टेक होल्डर को फर्क पड़ेगा, तो उतना रिस्क तो एक्सेप्ट हो सकता है। चौथा, टू एंश्योर दैट द ऑडिटर ओपिनियन इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये एंश्योर करना कि जो ऑडिटर का ओपिनियन है वो रिलायबल है और एक्यूरेट है। पांचवा, टू मेंटेन ऑडिट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑडिट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। तो ये टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है जिससे ऑडिट रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, मेथड्स टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो। देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या मेथड्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हैं? ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये भी मैंने हेड पॉइंट्स दिए, आप लोग इसके अंदर भी बना के खुद लिख सकते हो। ठीक है, हेड
पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहला क्या देके रखा है, प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ना प्रॉपर हर एक तरह का प्लान करना होगा ऑडिट करने से पहले, जिसको अपने ऑडिट प्लानिंग कहते हैं। और रिस्क असेसमेंट कर लो, मतलब ये देख लो कि कौन से एरिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा रिस्क फेस करने को मिलेगा, कौन सा सेंसिटिव एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क होने वाला है, जहां लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। देन है नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ना समझते हैं कि पूरे बिजनेस का, जो भी बिजनेस का ऑडिट किया जा रहा है, तो ऑडिटर ना पहले चेक करता है कि उस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, वो समझता है, उसको टेस्ट करता है कि जो भी काम एक पर्सन कर रहा है तो क्या दूसरा पर्सन के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज को ना ऑडिटर पहले चेक करता है, समझता है। क्लियर। तीसरा, परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड एनालिटिकल रिव्यू। मतलब कि प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करना और रिव्यूज को एनालिटिकल रिव्यू मतलब होता है कि एक रिव्यू सिस्टम बनाना जिसके बेसिस पे अगर कोई भी तरह का फ्रॉड, एरर या मिसस्टेटमेंट हुआ है तो वो पकड़ में आ जाए। देन नंबर 4 है ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब कि जब भी वो ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिट एविडेंस को ढूंढ के रखे। ठीक है, क्योंकि आगे चल के कोई भी एलिगेशन लगाता है ऑडिटर पे कि इसने ढंग से ऑडिट नहीं किया, तो वो उस टाइम पे उस एविडेंस को बता सकता है कि नहीं, मैंने प्रॉपर किया है, देखो हर एक चीज का मेरे पास एविडेंस है। देन है नंबर 5, फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जिसको SAS कहते हैं, कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हर ऑडिटर को फॉलो करना है, जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क कम रहे। ठीक है, तो ये टोटल 5 मेथड है जिससे ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है, कम हो सकता है। बोलो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मटेरियलिटी पे। तो मटेरियलिटी मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मटेरियलिटी वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मटेरियलिटी देखते हैं। तो मटेरियलिटी रिफर्स टू द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एन अमाउंट, ट्रांजैक्शन और इंफॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट, ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है बिजनेस को लेके, जिससे डिसीजंस में बदलाव आ सकता है। किसके डिसीजंस में, तो इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, इसके डिसीजंस में चेंज आ सकता है। तो मटेरियलिटी मतलब होता है एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे डिसीजन बदल सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो कोई भी ऐसी आइटम, एन आइटम इज मटेरियल, कोई भी ऐसी आइटम जो मटेरियल तब हो सकती है इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड अफेक्ट द जजमेंट और डिसीजन। अगर मान लो उसमें कोई भी तरह की गड़बड़ हुई या कोई तरह का मिस स्टेटमेंट हुआ ना, तो उसके बेसिस पे जो जजमेंट है लोगों का वो बदल सकता है। मतलब कि मटेरियलिटी वो आइटम्स होती है, वो अमाउंट होता है, ट्रांजैक्शन होता है जिसके बेसिस पे जो बाकी के स्टेक होल्डर्स है उनका डिसीजन बदल जाए। समझे आप लोग। ठीक है, वो लोग टोटली रिलाय करते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो कि दे के रखी होती है बैलेंस शीट या उन सब में। ठीक है, तो उसको हम लोग, उन आइटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो कंपनी में इन्वेस्ट तब करेगा जब उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो। ठीक है, तो पहले देखेगा कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का टर्नओवर। अगर मान लो उसमें ही गड़बड़ हुई ना तो वो मटेरियलिटी है। ठीक है, वो चीज जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कोई भी पर्सन का डिसीजन बदल सकता है उसको मटेरियलिटी कहते हैं। तो जो कंसेप्ट है मटेरियलिटी का, recognize that not all errors and omissions are equally important। मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सारे के सारे जो एरर्स और ओमिशंस बिजनेस में होते हैं ना वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। कभी कभी जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है ना वो उससे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ द मिस्टेक इज सिग्निफिकेंट इनफ, और अगर मिस्टेक जो है वो बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे इंटरप्रिटेशन और डिसीजन बदल सकता है यूजर्स का, इन्वेस्टर्स का, मैनेजमेंट का, क्रेडिटर्स का, गवर्नमेंट का, उन सबका डिसीजन बदल सकता है ना, तो ऐसी मिस्टेक या ऐसे हम लोग मिस्टेक को या तो हम लोग ऐसी गड़बड़ को हम लोग मटेरियल कहेंगे। ठीक है, तो हर वो आइटम जो बहुत सेंसिटिव है जिसकी वजह से डिसीजन चेंज हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियलिटी कहते हैं। क्लियर हो गया।
बहुत इजी था मटेरियलिटी। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ। तो टोटल 7 इंपॉर्टेंस देके रखा है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये चीज याद रखना कि इसके आपको ना हेड पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अंदर आप खुद बना के भी लिखोगे ना तो चल जाएगा, तो हेड पॉइंट्स अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपने। नंबर 1 है हेल्प्स इन ऑडिटिंग, ऑडिट प्लानिंग। देखो जो मटेरियलिटी होता है ना वो ऑडिट प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यानी कि मटेरियलिटी इज असेंशियल इन डिजाइनिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान। पूरे ऑडिट प्लान को बनाने के लिए मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑडिटर होता है ना वो मटेरियलिटी को यूज करता है ये देखने के लिए कि उसको कितने एक्सटेंट और डेप्थ तक जाना पड़ेगा ऑडिट के अंदर। क्योंकि देखो जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करता है ना तो वो ये देखता है कि कौन से ऐसे आइटम्स है या कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना वो मटेरियल होता है, ठीक है। तो पहले वो ये चेक करता है कि उसको कितने डेप्थ में जाना है, कितना घुसना है उस चीज के अंदर और जाके चेक करना है, ठीक है। इसलिए ऑडिटर मटेरियलिटी का सबसे ज्यादा यूज करता है। देन आइटम्स दैट आर मटेरियल आर गिवन मोर फोकस। और जो चीज मटेरियल होती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मान लो मटेरियलिटी वाली चीज गलत हो गई तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट, जितने भी इन्वेस्टर है, उसका नाम खराब हो जाएगा ऑडिटर का, ठीक है। सब चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर। इस वजह से मटेरियल वाली आइटम्स पे ज्यादा फोकस करता है एक ऑडिटर। और अगर कोई इमटेरियल आइटम है, इनमटेरियल आइटम मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती होगी तो भी थोड़े बहुत चल जाएगा, मे बी टेस्टेड सिलेक्टिवली और इग्नोर्ड। या तो वो इग्नोर करेंगे इमटेरियल आइटम्स को या तो कुछ कुछ आइटम्स को उठा के चेक कर लेंगे, पूरा का पूरा चेक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इफ सैलरीज फ्रॉम अ फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ एक्सपेंस दे विल बी चेक थोरोली। अगर मान लो सबसे बड़ा खर्चा हमारे बिजनेस के अंदर सैलरी है, एक बहुत बड़े लेवल पे सैलरी हम लोग पे करते हैं, सबसे बड़ा खर्चा यही है, तो एक ऑडिटर इसको माइन्यूटली चेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सैलरी है वो एक ऐसी आइटम है जो कैसी है, मटेरियल है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट यही है कि मटेरियलिटी ऑडिटर को हेल्प करता है प्लान करने में। देन है नंबर 2 डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मटेरियलिटी के बेसिस पे कोई भी ऑडिटर ये डिसाइड कर पाता है कि उसको अपनी ऑडिट प्रोसीजर कितनी रखनी है, उसका एक्सटेंट कितना रखना है, ठीक है। चलो समझते हैं। तो मटेरियलिटी जो है ना वो ऑडिटर को गाइड करता है कि हाउ मच एविडेंस नीड टू बी कलेक्टेड, मतलब कितने एविडेंस उसको कलेक्ट करने हैं। क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चीज के एविडेंस एक ऑडिटर को कलेक्ट करने पड़ते हैं, हर मटेरियल चीज के, ठीक है। हर चीज जो मटेरियल है उस सारी चीज के उसको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर हाई मटेरियलिटी है यानी कि बहुत ही ज्यादा हर एक चीज परफेक्ट चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि ऑडिटर जो ऑडिट टेस्ट करता है वो कम करेगा। पर मटेरियलिटी लोअर है, ठीक है, मतलब कि उसको ज्यादातर टेस्ट करने पड़ेंगे, ज्यादातर डीप में घुसना पड़ेगा, हर एक चीज को चेक करना पड़ेगा। एंड दस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एफिशिएंट बैलेंस बिटवीन ऑडिट कॉस्ट एंड ऑडिट रिलायबिलिटी। और जिसकी बेसिस पे वो एक डिसीजन ले पाएगा, एक बैलेंस मेंटेन कर पाएगा कि ऑडिट करने का कॉस्ट कितना होगा और उसकी रिलायबिलिटी क्या रहेगी। तो देखो ऑडिट का कॉस्ट है, ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिट प्लानिंग है, ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, मटेरियलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मटेरियलिटी को चेक करता है एक ऑडिटर। देन है नंबर 3 एंश्योर्स ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। मटेरियलिटी के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंस है या तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है अपीयर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियलिटी के बेसिस पे ही पता चलता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ढंग से प्रेजेंट है कि नहीं। एंड इट प्रिवेंट्स द अकाउंट्स फ्रॉम बीइंग मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट। और मटेरियलिटी के बेसिस पे कोई भी अकाउंट मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वो जो सब कुछ है वो मटेरियल है, सारी चीज परफेक्ट है। और मटेरियलिटी एक ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देता है कंपनी के पोजीशन की। क्लियर? नंबर 4 है सेव्स टाइम एफर्ट्स एंड कॉस्ट। देखो हम लोग ना जब मटेरियल आइटम्स पे फोकस करते हैं, ऐसे आइटम्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जिसको जो बहुत सेंसिटिव है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आइटम्स पे जब हम लोग फोकस करते हैं ना तो ऑडिटर अवॉइड करता है अननेसेसरी टाइम माइनर डिटेल्स के पीछे। उसका टाइम बचता है ऑडिटर का, साथ साथ में टाइम तो बचेगा ही पर जो एफर्ट्स है वो भी बचेंगे और कॉस्ट भी बचेगा, सामने वाले का खर्चा जो है ना वो बच जाएगा। इकोनॉमिकल और एफिशिएंट ऑडिट प्रोसेस हो जाती है जब मटेरियलिटी होता है तब। नंबर 5 है
फैसिलिटेट प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी के बेसिस पे ना हम लोग ऑडिटर जो है वो एक जजमेंट दे पाता है कि उसने जो भी ट्रांजैक्शन इवेल्युएट की है, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर, हर एक चीज का स्टेटमेंट प्रॉपरली दे सकता है। ठीक है, फिर है इट हेल्प्स, इट मतलब कि मटेरियलिटी, मटेरियलिटी हेल्प करता है ऑडिटर को कि वो प्रोफेशनल रीजनिंग कर सके कि कौन सा मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, कौन सा चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उस पर ज्यादा फोकस कर पाता है मटेरियलिटी की बेसिस पे। देन है नंबर 6, सपोर्ट डिसीजन मेकर ऑफ यूजर। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग जो होता है उसके में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मटेरियलिटी, क्योंकि देखो मटेरियलिटी ये इंश्योर करता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ढंग से प्रेजेंट की जानी चाहिए, जिससे जो यूजर्स है, यूजर्स में कौन लोग होते हैं, जो होते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो लोग एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। ठीक है, अगर एक्यूरेट डेटा होगा तो। देखो एक ऑडिटर है ना, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर मान लो कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जिसके शेयर मार्केट में शेयर्स है, तो मैं एक एज अ इन्वेस्टर क्या सोच के इन्वेस्ट करूंगा, मैं एज अ शेयर होल्डर किस क्या सोच के शेयर्स खरीदूंगा, मैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि उसके ट्रांजैक्शंस कितने, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना कर रहा है, उसके ऊपर डेट कितना है, उसकी गुडविल क्या है, हर एक चीज को मैं चेक करूंगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मेरे को उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर सोचो ये जो सारे मैं जो सारा स्टेटमेंट देख रहा था, बैलेंस शीट में सारी चीजें चेक कर रहा था, वही गलत निकली तो हम ये कहेंगे कि उस बिजनेस की लो मटेरियलिटी है। ठीक है, बट अगर एक्यूरेट निकली तो वो हाई मटेरियलिटी माना जाएगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर यूजर्स के लिए जो इसको यूज करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज करता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइटम्स जो है वो मटेरियल होनी चाहिए। तो मटेरियलिटी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। और लास्ट है रिलेशनशिप विथ ऑडिट रिस्क। जो मटेरियलिटी होती है ना, वो ऑडिटर को हेल्प करता है कि वो एक प्रॉपर बैलेंस बनाए ऑडिट रिस्क के साथ। पता है आपको, जब मटेरियलिटी लो होती है ना, तो छोटे से छोटा एरर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑडिट रिस्क ज्यादा होता है जब मटेरियलिटी लो होती है। और जब मटेरियलिटी हाई होती है ना, तो जो रिस्क है मिस स्टेटमेंट का वो डिक्रीज हो जाता है, और ऑडिट रिस्क भी क्या होता है, कम देखने को मिलता है। और ये जो रिलेशनशिप है वो हेल्प करती है ऑडिटर को कि उसको कितने लेवल तक एश्योरेंस की जरूरत होगी। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि मटेरियलिटी का एक रिलेशनशिप है ऑडिट रिस्क के साथ। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं? तो टोटल 6 एग्जांपल्स है कि कैसे मटेरियलिटी देखने को मिलती है, कैसे मिसस्टेटमेंट हो जाता है। तो मान लो कंटीजेंट लायबिलिटीज में कुछ गलती हो गई, या तो फिर हमने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन कर दिया, या तो फिर हम लोग ने कोई तरह का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी का ट्रांजैक्शन ही डिस्क्लोज नहीं किया, फेल हो गए। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, गलत जगह पे रिकॉर्ड कर लिया था कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स को। या तो फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने बदलाव किया पर हमने इस चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो ये भी एक गलती हो सकती है। ठीक है, एरर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस सब्सटेंटियली, मतलब कि जो भी एरर्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो भी हमने ढंग से रिकॉर्ड नहीं किए। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑडिटर को ये सारी चीज चेक करनी है ढंग से। अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया तो उसके ऊपर आ जाता है ऑडिट रिस्क। ठीक है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मटेरियलिटी होनी चाहिए, मतलब मटेरियलिटी हायर होनी चाहिए। ठीक है, जिससे रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को ऑडिट रिस्क समझाया और मटेरियलिटी समझाया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।